नमस्कार साथियों, वात्सल्य जीके ट्रिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि आधुनिक राजस्थान में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बिजोलिया ठिकाने की अगर बात करें तो मेवाड़ रियासत में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने होते थे। उन्हीं के अंदर एक नाम आता था बिजोलिया का। बिजोलिया के अंदर अधिकांश जो लोग थे वो कृषि पर आधारित थे और अधिकांश जो कृषक थे वो धाकड़ जाति से बिलोंग करते थे। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के पश्चात जागीरदार व किसानों में असमंजस की भावना उत्पन्न हुई। वह वहाँ के किसानों और जागीरदारों में संघर्ष शुरू हुआ। सन 1897 में गिरधरपुरा गांव के अंदर धाकड़ जाति के हजारों संख्या में किसान उपस्थित होते हैं। वह एक निर्णय लेते हैं कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वह मेवाड़ के महाराणाओं को सामंत की शिकायत करेंगे। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। यह 44 वर्षों तक चला। इसकी शुरुआत 1897 में होती है व इसका जो पूर्ण रूप से समापन 1941 में होता है। इस आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण है वो 1897 से लेकर 1915 तक है। दूसरा चरण 1915 से 1923 व तीसरा चरण 1927 से 1941। इसके अंदर हम जानेंगे कि 1903 के अंदर तत्कालीन सामंत राव कृष्ण सिंह ने वहां पर एक नया कर लगाया, जिस कर का नाम था चौरी कर। यह चौरी कर था, वहां के किसान जब अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वहां के सामंत को एक कर देना होगा, जिसका नाम था चौरी कर। इसका अलग अलग 2 उल्लेख मिलते हैं। कई पुस्तकों में 13 रुपये दिया हुआ है व कई पुस्तकों में 5 रुपये दिया हुआ है। इस कर के डर से वहां के किसान 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं करते हैं। इसका भारी भरकम से विरोध होता है। किसानों के बीच में एक संघर्ष शुरू होता है। 1906 के अंदर राव कृष्ण सिंह की निसंतान ही मृत्यु हो जाती है, तो उनके निकट संबंधी राव पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का नया स्वामी बनाया जाता है। बिजोलिया का नवा स्वामी पृथ्वी सिंह बनने पर मेवाड़ के महाराणाओं को तलवार बंधाई कर देना होता है। पृथ्वी सिंह ने यह कर वहां की जनता पर ही थोप दिया। इस कर का विरोध करने पर पुस्तकालय में कार्यरत किसान नेता साधु सीताराम दास को पुस्तकालय सेवा से सेवा मुक्त कर दिया गया। 14 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र केसरी सिंह थे वह अल्पवयस्क थे, मतलब उनकी उम्र नहीं थी कि उनको सामंत बनाया जा सके। तो बिजोलिया का जो नियंत्रण है वो मेवाड़ के महाराणा के पास चला जाता है और यहीं से शुरू होता है इसका दूसरा चरण। देखो, जो पहला चरण है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो वहीं के स्थानीय लोगों ने किया। दूसरे चरण में हम देखें तो दूसरे चरण की शुरुआत 1916 में होती है और इस आंदोलन से जुड़ते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम है भूप सिंह गुजर। ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने बिजोलिया के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। इसके तहत विद्यालय खोला गया, एक पुस्तकालय खोला गया, वह राजनीति का प्रमुख केंद्र बना विद्या प्रचारिणी सभा। बिजोलिया ठिकाने के अंदर माणिक्यलाल वर्मा एक कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे थे। पथिक जी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने सेवा से अवकाश ले लिया। इसके अंदर हम आगे जानेंगे कि 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। वह इसका सरपंच किसको बनाया? मन्ना पटेल को। और इस उपरमाल पंच बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी किसान सामंत को बेगार नहीं देगा, कोई भी किसान सामंत को किसी भी प्रकार का कर नहीं देगा। एक किसान नारायण जी पटेल इससे प्रभावित होकर ठिकाने में बेगार व कर देने से मना कर देता है। इसी से ठिकाने के प्रशासक नारायण जी पटेल को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के जो खबर है वो जब बिजोलिया के किसानों तक पहुंचती है तो किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगते हैं। वह इससे
बिजोलिया के ठिकानेदार घबरा जाते हैं, वह नारायण जी पटेल को मुक्त कर देते हैं। ये जो अभी तक जो आंदोलन है ये मुख्य रूप से बिजोलिया तक ही सीमित था। इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विजय सिंह पथिक मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी से, और इनका एक समाचार पत्र चला करता था प्रताप, और ये इनसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस आंदोलन से जुड़ी कुछ खबरें आप अपने अखबार में छापिए। इसके पश्चात जब ये आर्टिकल छपता है तो ये मुख्य रूप से पूरे भारत में इसकी चर्चा होती है। वह गांधी जी पथिक को बंबई बुलाते हैं। जब पथिक जी गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें किसानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताते हैं कि कैसे वहां के किसान इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो गांधी जी अपने निजी सहायक महादेव भाई को उपरमाल भेजते हैं पथिक जी के साथ कि आप जाइए और जानकारी लेके आइए कि जो पथिक जी कह रहे हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है। और गांधी जी मेवाड़ के महाराणा को भी पत्र लिखते हैं कि आप बिजोलिया के अंदर होने वाले किसान आंदोलन पर एक बार संज्ञान लें। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार किसानों के पक्ष में नहीं थी। उसी टाइम अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अंग्रेजों को लगा कि अगर बिजोलिया के किसान भी इस आंदोलन में जुड़ गए तो ये आंदोलन उग्र रूप ले लेगा, इसलिए पहले बिजोलिया के किसानों को दबाओ, इस आंदोलन को शांत करो। तो असहयोग आंदोलन के डर से आंदोलन के अंदर अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं, वह इसको शांत करवाते हैं। तो 1922 के अंदर ये आंदोलन एक समय के लिए रुकता है। समझो असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो एजीजी बिजोलिया किसान आंदोलन के समझौते को लेकर उदासीन हो जाते हैं। इनके उदासीन होते ही बिजोलिया के जो सामंत थे वह वही अपना वापिस रूप अपनाते हैं। वह उस रूप को अपनाते हुए किसानों पर कर को सौंप देते हैं। अब इस कड़ी को अगर आगे देखें तो 1931 के अंदर सेठ जमनालाल बजाज मेवाड़ महाराणा से मुलाकात करते हैं। वह विचार विमर्श करके इस आंदोलन को यही रुकवाते हैं। इसके फलस्वरूप 1941 के अंदर मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य राजस्व मंत्री मेहता सिंह को किसानों से बातचीत के लिए भेजते हैं। वह इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक निकलता है। तत्पश्चात 1941 को किसानों की सारी मांगें मान ली जाती है। वह इस आंदोलन का समापन होता है।